कि आपका बैकग्राउंड है बीकॉम, उसके बाद में आपने एलएलबी किया, फिर अचानक से साइकोथेरेपी क्यों? अगर हमारे पास क्लैरिटी है क्या करना है तो हमारे पास वो कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। और हमारे पास कॉन्फिडेंस भी है कि जो हम कर रहे हैं उसके चलते तो क्या कर रहे हैं इसकी क्लैरिटी मन में जरूर रहेगी। अभी भी अपने इंडियन सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस नहीं है। लोगों का जो एक्सेप्टेंस है वो कितना था या नहीं था, या कौन सा, अगर था भी तो कौन से लेवल पर था? देखिए हमारे यहाँ पे कैसे होता है ना कि काउंसलिंग या फिर कंसल्टेंसी या फिर किसी डॉक्टर के पास या किसी और कंसल्टेंट के पास हम लोग जा रहे हैं ना, तो हम लोग ये माइंड फ्रेम के साथ चलते हैं तो मेरे माइंड के अंदर कुछ प्रॉब्लम है या मैं मेंटली इल हूँ। What is the basic difference between your physical fitness and the mental fitness? मेंटल फिटनेस आपको डेवलप करना है, उसके लिए एक्सरसाइज कौन से है? इसके लिए हम लोग कहते हैं माइंड जिम। खुद का चार्ज लेना सीखिए। कुछ बेसिक माइंड जिम के अगर आप एक्सरसाइज बता दो तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज, 4 सेकंड लेना है, 6 सेकंड रखना है, 4 सेकंड छोड़ना है। अगर आप 1 मिनट के अंदर सिर्फ 4 ब्रीद ले रहे हैं, यू आर ऑलरेडी काल्मिंग डाउन योरसेल्फ। तो माइंड के स्टेट्स कितने होते हैं? बेसिकली मुझे 2 सिर्फ स्टेट्स मालूम है, अल्फा स्टेट और एक होता है थीटा स्टेट। कि गामा, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, सो ये ब्रेन वेव्स की स्टेट होती हैं। मैनिफेस्टेशन की स्टेट कौन सी है? इंडिया में टॉप 5 मेंटल इलनेस कौन से है? आजकल आप देखेंगे तो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट वर्ड्स बहुत नॉर्मल हो गए हैं। लोग कहते हैं कि मैं बहुत डिप्रेस हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय डिप्रेस? साइकोलॉजिकल में डिप्रेशन का मीनिंग ही बहुत डिफरेंस है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि आपने जो प्यार हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट को दिया है। आई एम रियली 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 थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू। और उसी प्यार ने मुझे एक और पॉडकास्ट करने के लिए मजबूर किया है। पर टॉपिक ये थोड़ा सा अलग है। पिछला वाला टॉपिक था फिटनेस का, आज का टॉपिक भी है फिटनेस का ही, पर मेंटल फिटनेस का। तो आज का ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर अमित मेढेकर। इनके बारे में अगर मैं थोड़ी सी जानकारी दूं तो इन्होंने बीकॉम किया है, एलएलबी भी किया है, इसके बाद में एमएस किया है साइकोथेरेपी में, और इसके साथ साथ पीएचडी भी की है साइकोथेरेपी में। सो ऐसे खास आदमी को वेलकम करते हैं हम अपने पॉडकास्ट पर। अमित सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। सबसे पहला सवाल, कैसे हो आप? फिट एंड फाइन, मेंटली फिट एंड फाइन। मेंटली फिट एंड फाइन, एब्सोल्युटली। सर, जो मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया ब्रीफली, आप थोड़ा सा अपने बारे में अगर इंट्रोडक्शन दो तो बहुत अच्छा होगा। सो मैं साइकोथेरेपी और काउंसलिंग इस फील्ड से बिलोंग करता हूँ। मैंने मेरा एमएस किया है साइकोथेरेपी काउंसलिंग में, जहाँ पे मैं थेरेपीज़ के ऊपर काम करता हूँ। जो साइकोथेरेपीज़ है, जहाँ पे आरईबीटी और सीबीटी, ये अगर आपने वर्ड सुना है तो उसके ऊपर मेरा काम होता है। रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। सो ये माइंड के ऊपर काम है। तो मन का जो स्तर है, इस स्तर को हम लोग हमेशा और हमेशा हमारे इमोशंस से हम घिरे होते हैं। तो इस इमोशंस को हम हमारे माइंड के अंदर किस तरीके से चैलेंजिंग मोड पे, इजी फॉर्मेट में या फिर डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स लेवल पे हमारे ऊपर इम्प्लाई करते हैं, इसके लिए साइकोथेरेपिस्ट लगता है। अगर बहुत सिंप्लीफाइड लेवल पे मैं बताऊं कि हमारे मन के ऊपर अगर काम करना है, हमारे मन के इमोशंस को, इम्प्रेशंस को, एक्सप्रेशंस को, जो सारी पास्ट इवेंट्स है उसके ऊपर अगर काम करना है, अगर हम कहीं पे स्टक है, अगर हमें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर हम लोग ऐसी जगह पे है जहाँ पे हमें जाना है लेकिन हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे साइकोथेरेपी का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग आता है। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि इंसान के मन से सारी चीज़ें शुरू होती है और मन पे आके ख़त्म होती है। अगर हमारी खुशी है तो मन के अंदर है, हमारा दुख है तो मन के अंदर है, हमारा मूड है तो मन के अंदर है, मूड नहीं है फिर भी मन के अंदर है, हमें अच्छा जो लगता है वो मन के अंदर लगता है, हमें बुरा लगता है वो भी मन के अंदर लगता है। तो इस मन से अगर सारी चीज़ें शुरू है और मन के अंदर सारी चीज़ें खत्म होती है, तो इस मन के लेवल को, या हम कह सकते हैं मन के स्तर को हमेशा ऊंचा रखने के लिए, या हमेशा मन को अच्छे फॉर्मेट में
आगे लेके जाने के लिए हमें साइकोथेरेपिस्ट खुद के ऊपर स्ट्रांगली इम्प्लाई करना बहुत और बहुत ज़रूरी है। मैं ये मान के चलता हूँ, अगर हमारा मेंटल फिटनेस स्ट्रांग है अलॉन्ग विद योर फिजिकल फिटनेस, तो इंसान बहुत अच्छी तरीके से खुद को आगे लेके जाता है। लेकिन हम लोग एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ये सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, यहाँ पे जो भी चीज़ें होती है, जैसे आजू बाजू में कोई कुछ कह रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई रिस्पॉन्स दे रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कोई इग्नोर कर रहा है, कोई ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है, कोई हमें आगे लेके जा रहा है या कोई पैर पीछे खींच रहा है, इन सारी चीज़ों के लिए एनवायरनमेंट है। तो एनवायरनमेंट का जो रोल हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता है, इस एनवायरनमेंट के रोल के अंदर हम भी हमारे मन को ईजिली और ईजिली फ्लो करते हैं। तो जहाँ पे भी मन है वहाँ पे साइकोथेरेपी का रोल है। काफ़ी अच्छी तरीके से आपने सर एक्सप्लेन किया ये। पर बिफोर डाइव इनटू द टॉपिक, जो कि मैंने आपका एजुकेशनल का इंट्रोडक्शन दिया, तो उससे ही जुड़ा एक सवाल है जो मेरे मन में काफ़ी देर से घूम रहा है कि आपका बैकग्राउंड है बीकॉम, उसके बाद में आपने एलएलबी किया, फिर अचानक से साइकोथेरेपी क्यों? जब मैं लॉ कर रहा था तो लॉ में मूट कोर्ट्स होते हैं, तो मूट कोर्ट्स करते समय ऐसे ध्यान में आया कि कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है। तो कम्युनिकेशन स्ट्रांग है तो कन्विंसिंग भी स्ट्रांग है, कन्विंसिंग स्ट्रांग है तो क्लियर मैसेज भी जा रहा है। तो उसी समय दोस्तों से साथ जब हम लोग मुलाकात करते थे, दोस्तों के साथ जब हम बैठते थे, तो कुछ ना कुछ चीज़ें डिस्कस होती थी, उसमें प्रॉब्लम भी डिस्कस होते थे। तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मैं इजीली बताता होता था उस समय। और ऐसे करते करते बहुत बार ऐसे हो गया कि बहुत सारे लोगों से बातचीत करते करते, फ्रेंड्स के साथ शुरू करते हुए बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देना शुरू हो गया। जैसे सॉल्यूशन देना शुरू हो गया तो मुझे ध्यान में आया कि लॉ इज़ अ फील्ड जो बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत इस्टेब्लिश फील्ड है, लेकिन मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट और ज़्यादा इस कम्युनिकेशन रोल में रखता हूँ, इस कम्युनिकेशन के साथ कन्विंसिंग रोल में रखता हूँ। तो मेरा कन्विक्शन इस कम्युनिकेशन और कन्विंसिंग में ज़्यादा आ गया, और वहाँ पे मैंने ये काउंसलिंग का फॉर्मेट्स मेरे लिए खुद के लिए शुरुआत कर दी। तो काउंसलिंग पहले एज ए काउंसलर ऐसे करके नहीं था। काउंसलिंग मतलब दोस्त आते थे, दोस्त मिलते थे, दोस्तों के साथ बातचीत होती थी, वो कुछ अपनी बात बताते थे, वो कुछ अपना इशू बताते थे। उस इशू के चलते द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन एट दैट मोमेंट जो रिक्वायर्ड था वो बहुत सीधा साधा सिंप्लीफाइड लेवल में था, और वो सिंप्लीफाइड लेवल लोगों को पसंद आने लगा, और वहाँ से शुरुआत हो गई इस काउंसलिंग बेस की जर्नी की। ये जर्नी वहाँ से शुरू हो गई। वहाँ से धीरे धीरे फिर मैंने देखना शुरू किया कि मुझे अगर इसमें कुछ करना है तो कैसे करना है। फिर मुझे ध्यान में आया कि यहाँ पे काउंसलिंग के सर्टिफाइड कोर्सेज भी है, फिर डिग्री भी है। फिर मुझे काउंसलिंग और साइकोथेरेपी की डिग्री के बारे में पता चला, और फिर मैंने कहा कि मुझे इस फील्ड में कुछ करियर करना है, जहाँ से मेरा MS साइकोथेरेपी और काउंसलिंग का करियर शुरू हो गया। अमेजिंग। मतलब आपने डिग्री मिलने से पहले लोगों को काउंसलिंग करना शुरू कर दिया था। एक्चुअली मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वहाँ पे एक थोड़ा सा रे ऑफ होप है जो तैयार हुआ था, एक मोटिवेशन लाइट आया था कि अगर हमारे उच्चार बहुत स्पष्ट है, हमारे माइंड में ये क्लैरिटी है। देखिए, मैं मान के चलता हूँ कि क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस ये दोनों एक ही कॉइन के बाजू है, दो बाजू है। अगर हमारे पास क्लैरिटी है क्या करना है तो हमारे पास वो कॉन्फिडेंस जरूर आएगा, और हमारे पास कॉन्फिडेंस भी है कि जो हम कर रहे हैं उसके चलते तो क्या कर रहे हैं इसकी क्लैरिटी मन में ज़रूर रहेगी। तो वो चीज़ उस समय हो गई। फिर मैंने ये सोचा कि अगर मेरे पास ये कम्युनिकेशन क्लैरिटी है या फिर थिंकिंग क्लैरिटी है, क्या करना है ये पता है, कैसे करना है ये पता है, तो हम इस चीज़ में जाने से पहले थोड़ा सा और कोर लेवल पे जाते हैं, जहाँ पे इस नॉलेज को अपग्रेड करते हैं, और अपग्रेड करने के बाद लोगों के पास वो नॉलेज पहुँचाएंगे जो शायद ज़्यादा ज़रूरी है। और उस समय ये भी चीज़ हुई थी कि मुझे ये भी पता चला था कि आने वाले दिनों में ये जो मेंटल फिटनेस है, ये मेंटल फिटनेस के ऊपर या फिर साइकोसोमेटिक लेवल पे बहुत सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि फास्ट मूविंग वर्ल्ड था। उस समय भी फास्ट मूविंग था, इस समय तो और फास्ट मूविंग हो गया। तो जितना फास्ट मूविंग वर्ल्ड होता है उतनी सारी चीज़ें रेडीमेड लोगों को चाहिए। लोगों को रेडीमेड चीज़ें चाहिए, इसका मतलब ये है कि लोगों को सोल्यूशन भी रेडीमेड चाहिए। रेडीमेड मतलब क्या कि अगर प्रॉब्लम आता है तो सोल्यूशन चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि हमने लाइट का बटन लगाया और लाइट वहाँ पे चालू हो गई। ऐसे नहीं हो सकता कि बटन दबाने के बाद फिर करंट वहाँ से जाएगा, धीरे धीरे घूम के आएगा, बिल्डिंग से बाहर जाएगा, रोड से जाएगा, सामने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे जाएगा, फिर वहाँ से वापस करंट रिवर्स होके आएगा, और फिर 5 मिनट के बाद लाइट लगेगा। सो पीपल डोंट हैव दैट मच टाइम।
तो ये जो रेडीमेड सॉल्यूशन है, उस रेडीमेड सॉल्यूशन के चलते गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, सही इन्फॉर्मेशन में हम लोग क्या बात कर सकते हैं, इसके लिए मैंने कोर लेवल पे स्टडी शुरू कर दिया और मेरी ये जर्नी शुरू हो गई। अमेजिंग। पर अगर इस फील्ड की बात करें तो आई बिलीव कि एलएलबी के बाद में इस फील्ड में आना एक थोड़ा सा रिस्की था, इसलिए क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी अपने इंडियन सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को लेकर उतना अवेयरनेस नहीं है। तो आप जब इस फील्ड में आए तो आपका अनुभव क्या था? मतलब लोगों का जो एक्सेप्टेंस है वो कितना था या नहीं था, या अगर था भी तो कौन से लेवल पर था? एकदम सही बात आपने छेड़ी। देखिए, हमारे यहाँ पे कैसे होता है ना कि काउंसलिंग या फिर कंसल्टेंसी या फिर कोई भी चीज़ माइंड के रिलेटेड अगर किसी एक्सपर्ट के पास, किसी डॉक्टर के पास या किसी और कंसल्टेंट के पास हम लोग जा रहे हैं ना, तो हम लोग ये माइंड फ्रेम के साथ चलते हैं बैकग्राउंड लेवल पे कि ये जो चीज़ हो रही है, इसके चलते मेरे माइंड के अंदर कुछ प्रॉब्लम है या मैं मेंटली इल हूँ। और मेंटली इल होना ये सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके चलते लोगों का जो रिस्ट्रिक्शन है या फिर रेजिस्टेंस है कि ये मान के चलना कि मुझे साइकोसोमेटिक लेवल पे या फिर माइंड के लेवल पे ज़रूरी है, कुछ ज़रूरत है, ये बहुत और बहुत उस समय से लेके इस समय तक बहुत लेवल पे ये रेजिस्टेंस हमने देखा है। लोग ये मानते नहीं कि मुझे कुछ हुआ है, वो कहते हैं कि मैं क्या पगला हूँ क्या, मुझे कुछ आता नहीं क्या, तुमने क्या मुझे पागल समझ के रखा है क्या, मैं क्या अभी मेंटल हॉस्पिटल में जाऊँ क्या। सो ये मेंटल जो टर्म है इसको मेंटल हॉस्पिटल से जोड़ा जाता है। बेसिकली मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि माइंड प्ले वेरी वाइटल रोल। सारी चीज़ें मन से शुरू होती है, सारी चीज़ें मन पे आके ख़त्म होती है। तो ये मन अगर हम लोग स्वास्थ्य नहीं रखेंगे, मन दिखता नहीं है, मन अगेन ये इमेजिनरी लेवल है। हम लोग अगर कहें कि ब्रेन दिखता है, हमारे बहुत सारे हमने देखे है कि क्लाइंट्स मन को यहाँ पे मानते हैं कि मेरा मन बहुत दर्द कर रहा है। अभी मन यहाँ पे नहीं है। यहाँ से हम लोग रिस्पॉन्सिव यूनिट कह सकते हैं कि हार्ट के जो हार्ट बीट्स है ये ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन रिएक्शंस आने से पहले जहाँ पे शुरू होता है थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस, वो यहाँ पे ब्रेन पे। अगर हमारा सीपीयू हम लोग ये ब्रेन मान रहे हैं, तो इस ब्रेन के अंदर जो भी सारी हार्मोनल चेंजेस हम लोग देखते हैं, हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, इस चीज़ों को अगर प्रॉपरली हम लोगों ने हैंडल नहीं किया तो वो सारी चीज़ें वैसे के वैसे रह जाती है। आजकल आप देखेंगे तो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, ये सारी चीज़ें इतनी नॉर्मल हो गई है, ये बहुत वर्ड्स कॉमन हो गई है। वर्ड्स बहुत नॉर्मल हो गया है। लोग कहते हैं कि मैं बहुत डिप्रेस हूँ। व्हाट डू बाय डिप्रेस? साइकोलॉजिकल में डिप्रेशन का अलग बहुत डिफरेंस है, मतलब ये मीनिंग ही बहुत डिफरेंस है। बहुत बार डिप्रेशन मतलब बहुत दिन तक कुछ भी चीज़ें नहीं करने से लेके बहुत अलग अलग लेवल पे हम लोग कहते हैं कि अलिप्त होना, यहाँ पे डिप्रेशन चला जाता है। लेकिन पीपल यूज दिस टर्म वेरी नॉर्मली, वेरी इजीली। तो वैसा नहीं है। तो जब हमने ये शुरुआत की थी या मैं अगर इस फील्ड में जब आया था, तो उस मोमेंट ऑफ टाइम पे मैं अगर किसी को कहता भी था कि अगर मैं ये कुछ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये था कि तुम कुछ मेंटल लेवल पे चीज़ें कर रहे हो जिसकी हमें शायद ज़रूरत ही नहीं है, या फिर पागलों के साथ डील कर रहे हो। पागलों के साथ डील कर रहे हो, ऐसे कुछ, और हम लोग पागल नहीं हैं। तो धीरे धीरे ये ट्रेंड जो है वो बदला, और धीरे धीरे ट्रेंड बदलते बदलते अभी लोगों के पास ये भी अवेयरनेस आ गया है कि शायद काउंसलिंग ये सबकी ज़रूरत है। हमें जहाँ पे हम लोग अटक गए हैं वहाँ से आगे जाने के लिए, हम कहीं स्टक हुए हैं वहाँ से हमें आगे रास्ता दिखाने के लिए, हमें अगर पथ प्रदर्शित करने के लिए कहीं पे किसी एक्सपर्ट की कोई गाइड है उसकी ज़रूरत पड़ती है। और ये सिर्फ साइकोसोमेटिक लेवल पे नहीं होता कि हमारे मन के जो इमोशंस है उस इमोशंस को हैंडल करने के लिए हमें शायद किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इमोशंस मतलब वो सारी चीज़ें जो थॉट्स जो हमारे मन में आते हैं, उन सारे थॉट्स को हम लोग किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी पड़ता है। राइट। तो अगेन मेरा इस पर एक फॉलोअप सवाल ये है कि पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में आपने जैसे कि कहा कि फिटनेस, हेल्थ वाइज फिटनेस के साथ साथ आपका मेंटल फिटनेस भी चाहिए। तो आप एक बात हमें समझाओ कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर फिजिकल हेल्थ, आई मीन द फिजिकल फिटनेस एंड द मेंटल फिटनेस। बहुत सिंपल है। हम हमारे शरीर को स्पर्श कर सकते हैं, ठीक है। मेरे बाइसेप्स कैसे हैं, मेरे ट्राइसेप कैसे हैं, या फिर मेरे 6 पैक है, 8 पैक्स है,
मैं किस तरीके से शोल्डर कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, या फिर मेरे हाथों पैरों में कितनी ताकत है। हाँ, ये सारा जो फिटनेस है, ये सारा फिजिकल फिटनेस, ये हमारी बॉडी है। हम 3 स्वरूप में चीज़ें मानते हैं। एक जो है वो हमारा बॉडी है, जो हमें दिखता है, जो स्थूल स्वरूप है। राइट। एक जो है माइंड है, जो इमेजिनरी है, वो दिखता नहीं है, लेकिन ब्रेन के अंदर कहीं पे हमारा थॉट प्रोसेस पार्ट है। और एक शायद सोल है, जो हमारे अंदर एनर्जी फॉर्म में है। तो हम अगर हमारे माइंड के ऊपर काम कर रहे हैं, तो माइंड के ऊपर काम करना मतलब हमारी खुद का चार्ज लेना। बहुत सारे लोग फिजिकली बहुत फिट है, लेकिन मेंटली फिट नहीं है, मेंटली वीक है। या हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग मेंटली इतने और इतने वीक है, लेकिन फिजिकली बहुत स्ट्रांग है। इसका रीज़न ये बनता है कि वो लोग माइंड को मानते ही नहीं है, या फिर उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। तो जो दिख रहा है आपको, आप आईने में खड़े होंगे, आपको माइंड नहीं दिखेगा। आप आईने में खड़े हैं, आपको चेहरा दिखेगा, आपको आपका शरीर दिखेगा, आपका फिटनेस दिखेगा। लेकिन मेंटल फिटनेस वो चीज़ है जो आपको हर सिचुएशन में, हर लेवल पे, हर तरीके से आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करेगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि नॉलेज इज़ वोलाटाइल, स्किल्स आर परमानेंट। अगर हमने 5वीं या 6ठी स्टैंडर्ड में कोई हमारे इंग्लिश का या हिंदी का अगर 4था-5वां टॉपिक अगर हमने पढ़ा है, तो शायद वो क्या था हमें याद नहीं आएगा अभी, नहीं। हम लोग वो भूल जाएंगे। लेकिन 4थी या 5वीं में या 6ठी स्टैंडर्ड में हम लोगों ने अगर साइकिलिंग सीखी है या फिर स्विमिंग सीखा है, तो हमें वो अभी भी याद रहेगा। राइट। क्यों? क्योंकि वो स्किल है। तो नॉलेज क्या होता है? वो वोलाटाइल होता है। स्किल्स क्या होता है? वो परमानेंट होते हैं। तो हमेशा इंसान को स्किल्स देखने चाहिए। अब ये स्किल्स क्या है? अगर हम लोग कहें कम्युनिकेशन स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल्स या प्रैक्टिकली हैंडलिंग स्किल, ये स्किल्स क्या है? तो ये स्किल्स इंसान हमारे अंदर डाल देता है, हमारे अंदर खुद के अंदर इनकल्टिकेट करता है। लेकिन चीज़ें समझिए, देखिए कितने सिंपल है। मैं अगर आपको कहूँगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, आप दिखाएंगे आपके फिजिकल फिटनेस से निकल के ये मेरा कॉन्फिडेंस है, या फिर मेरे हाथ को ऐसे करके मैंने दिखाया और मैंने बताया ये देखो ये मेरा कॉन्फिडेंस है, या फिर मेरे वी शेप अगर चेस्ट है तो ये मेरा कॉन्फिडेंस है। हम लोग ऐसा नहीं दिखा पाएंगे। कॉन्फिडेंस इज अ वे ऑफ एक्ट, हाउ यू एक्ट। अगर आपके चेहरे के ऊपर वो कॉन्फिडेंट स्माइल है, आपके आंखों में वो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होगा। अगर आपका बॉडी पोस्चर स्ट्रेट है, आप जैसे चल रहे हैं, आप जैसे वॉक कर रहे हैं, आप जिस तरीके से खड़े हैं, आप जिस तरीके से शेक हैंड कर रहे हैं, जिस तरीके के आपके खुद के एट्रीब्यूट्स है उसको आप दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका कॉन्फिडेंस वहां पर रिफ्लेक्ट होगा। अभी कॉन्फिडेंस क्या है? ये माइंड से रिलेटेड है, लेकिन दिखेगा कैसे? आपकी पर्सनैलिटी में। तो फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस में हम देखेंगे तो मेंटल फिटनेस आपका जितना स्ट्रांग रहेगा, उतना आपका फिजिकल फिटनेस और ज़्यादा रिफ्लेक्ट करना शुरू होगा। वाह, ओके। तो फिजिकल फिटनेस करने के लिए लोग जिम जाते हैं, ठीक है, डंबल्स उठाते हैं, भागते हैं, स्विमिंग के लिए जाते हैं, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जाते हैं, टेनिस खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ टाइप्स। मेंटल फिटनेस अगर आपको मेंटेन करना है तो उसके लिए क्या एक्सरसाइज है? और मतलब वो तो डेवलप करने के लिए आप जिम नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर ऐसे कोई इक्विपमेंट आपको लगता नहीं है। तो अगर मेंटल फिटनेस आपको डेवलप करना है तो कैसे करें? उसके लिए एक्सरसाइज कौन से है? इसके लिए हम लोग कहते हैं माइंड जिम। माइंड का जिम होता है। माइंड का जिम मतलब क्या? सबसे पहले खुद का चार्ज लेना सीखिए। देखिए, हमारे माइंड में थॉट्स कंटिन्यूस आते हैं। अगर 86,400 सेकंड्स पूरा एक दिन में होता है, और अगर हम लोग कितने होते देखें हैं? हाँ, 86,400 सेकंड्स 24 घंटे इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकंड्स, तो 86,400 सेकंड्स होते हैं। उसमें से अगर हम लोग देखेंगे कि हमारे माइंड में एन नंबर ऑफ थॉट्स आते हैं। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि इतने ही थॉट्स आते हैं, लेकिन हर एक मन का विचार करने का जो पैटर्न है वो अलग होता है। तो इसलिए बहुत सारे थॉट्स आते हैं, थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आते हैं। इन थॉट्स को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, वो थॉट्स कंटिन्यूसली आते हैं। लेकिन इन आने वाले थॉट्स को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं, किस तरीके से डील करते हैं, ये हमारा मेंटल फिटनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि माइंड जिम। माइंड जिम मतलब क्या? पहली चीज़, एक थॉट आपके मन के अंदर आ गया, इस थॉट को आपने कितना पावरफुल बनाया, या किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। हमारे हाथ में। एक थॉट आपके अंदर आया, इस थॉट को आपने किस तरीके से रिएक्ट कर दिया, ये किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। हमारे हाथ में। एक थॉट आया, उस थॉट के चलते हमें खुद को बहुत ज़्यादा परेशानी दे दी,
हमने खुद को बहुत ज़्यादा तकलीफ करके दे दी, खुद को बहुत ज़्यादा पेन में डाल दिया। ये किसने किया? हमने किया। ये क्या होता है? ये हमारे माइंड के स्टेट है। इस स्टेट को हम लोग अगर सरेंडर होते हैं, सिचुएशन को हम लोग सरेंडर होते हैं, तो हम मेंटली फिट नहीं है। फिर यहाँ पे हमें हर एक मोमेंट को, हम लोग जो जी रहे हैं उस मोमेंट को हमें चार्ज लेना चाहिए। ये चार्ज क्या है? टेक अ चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर मोमेंट। थॉट आ रहा है, आने दो, लेकिन थॉट पॉजिटिव है नेगेटिव है ये सोचते हुए मत जाओ। इस थॉट की जो पावर है उस पावर को ही निकाल दो। हम थॉट को और जरा पावरफुल बनाते हैं। But how? उसने मुझे गलत बोला, उसने मुझे गलत रिएक्ट किया, उसने मुझे गाली दिया, उसने मुझे कुछ कहा, ये क्या हो गई? इवेंट हो गई। इस इवेंट को ज्यादा मीनिंग किसने दिया? हमने दिया। थॉट माइंड में आया, उसके चलते वो मुझे बोल रहा है, वो मुझे कह रहा है, मुझे ये बता रहा है, अभी देखो मैं क्या करता हूं। इस थॉट को पावरफुल किसने बनाया? हमने बनाया। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, बहुत सिंपल एग्जांपल है। अगर यहाँ पे हमने अगर सुई चुभी, हम यहाँ पे पेन होगा, ठीक है। इस समय पे क्या करना चाहिए? हमें सुई बाजू करनी चाहिए या उंगली बाजू करनी चाहिए, ठीक है। इस सुई को हमने ऐसे ही अंदर 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 चुभाते चले गए, तो क्या होगा? यहाँ पे जख्म हो जाएगा। जख्म हो जाएगी। जख्म से क्या होगा? फिर खून निकलेगा। खून निकलेगा। पेन होना जिंदगी में ये बहुत नेचुरल चीज है, इनएविटेबल चीज है। पेन आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा होगा। इस पेन होने के बाद एक्शन ऐसा लेना चाहिए कि इस पेन को आप बाजू कर सकते हैं। हम लोगों की आदत क्या है? पेन को सफरिंग में कन्वर्ट करना। पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। तो सफरिंग क्या है? उसने मुझे कुछ बोला, बोल के चला गया, बोल के चलने के बाद अगले 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना या फिर पूरे जिंदगी भर उसने मेरा जो इंसल्ट कर दिया उसी के बारे में मैं सोच रहा हूं। दैट मीन्स यू आर इनटू द सफरिंग मोड। यू गॉट सम पेन बट यू हैव नॉट गॉट द टैक्टिक टू रिमूव दैट पेन। तो यहां पे इस माइंड जिम का पार्ट है, हम थॉट को कितना पावरफुल बना रहे हैं, हम थॉट को कितना और कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इस थॉट को हम कैसे लेके जा रहे हैं आगे, इस थॉट को हम लोग वहां पे रोक रहे नहीं रह रहे। जैसे हम कहते हैं ना कि वो वॉल बनी है, चाइना के यहाँ पे वॉल बने, तो हम लोग हमारे यहाँ पे वॉल बना रहे हैं क्या? कि यहाँ पे आके निगेटिव थॉट यहाँ पे आके अगर समझो यहाँ पे आ भी रहे तो यहाँ से धड़क के वापस चले जाएंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं? सारी चीज़ें यहाँ के अंदर अंदर ला रहे हैं। और इंसान की आदत ये होती है कि निगेटिविटी को सबसे ज़्यादा एब्सॉर्ब करेगा। जैसे किसी ने व्हाइट शर्ट पहना है, बहुत खूबसूरत व्हाइट शर्ट पहना है, एकदम बढ़िया ब्रांडेड व्हाइट शर्ट पहना है, और व्हाइट शर्ट से वो बहुत अच्छा भी दिख रहा है इंसान, लेकिन उसने एक पेन लगाया है और पेन का एक छोटा सा जो डॉट है वो यहाँ पे उसके पॉकेट के यहाँ पे आया है और जिससे ब्लू कलर थोड़ा सा फैला हुआ है। अभी इंसान उस व्हाइट शर्ट को देखेगा या उस ब्लू तो डॉट लोगों का ध्यान उस ब्लू डॉट की तरफ जाएगा ज़्यादा। तो ये निगेटिविटी है। हम लोग इतना सारा अगर पिक्चर भी करवा के दे रहे हैं ना, फिर भी जो निगेटिविटी पार्ट है इसके ऊपर इंसान का ध्यान जाता है। ये हमारी आदत है, वी अट्रैक्ट निगेटिविटी। यहाँ पे इस माइंड जिम का पार्ट आता है कि हमें कौन से थॉट को आगे लेके जाना है, कौन से थॉट को वहीं पे रखना है, कौन से थॉट को बाजू में छोड़ना है, कौन से थॉट को हम लोग पूरी तरीके से पावरफुल बनाएंगे या फिर पूरी तरीके से उसको पावरलेस बनाएंगे। ये जब इंसान जान जाएगा तब उसने खुद का चार्ज ले लिया। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इवेल्युएट करते हैं लेकिन खुद को नहीं, दूसरों को। हम लोग क्या करते हैं? इसने क्या किया, उसने क्या नहीं किया, इसके ऊपर ज्यादा काम है। ब्लेम गेम ये भी कह सकते हैं आप। या फिर हमेशा और हमेशा इंसान की आदत ये भी है कि अमरूद खरीदने जाएगा, अमरूद खरीदते समय क्या करेगा? पूछेगा उस अमरूद बेचने वाले को, अमरूद मीठा है ना, मीठा है ना, मीठा है ना? वो बोलेगा हाँ साहब मीठा है। बोलेगा पक्का बोलो मीठा है ना, तो पैसे नहीं दूंगा। हाँ साहब मीठा है, ये अमरूद क्या है, मीठा ही बेचता हूँ मैं, मीठा है। फिर हम लोग अमरूद खरीदेंगे, फिर खरीदने के और उसको बोलेंगे अभी इसको कट करके इसके अंदर ना नमक मिर्ची डाल के दे दो। अगर नमक मिर्ची डालनी है तो हम मीठा है ये क्यों पूछ रहे हैं? हम लोग जलेबी के ऊपर नमक मिर्ची डालते हैं या रबड़ी के ऊपर नमक मिर्ची डालते हैं? नहीं डालते। लेकिन इंसान की आदत है ये। तो इंसान क्या करता है? हमेशा और हमेशा क्रिटिसाइज करने के मोड में है। इससे अच्छा वो खुद को अगर एसेस करे, खुद को इवेल्युएट करे तो और ज़्यादा चीज़ें बेहतर बना सकता है। वो क्या कर रहा है? वो कहावत है ना कि दूसरों के लिए वो जज बन रहा है और खुद के लिए एडवोकेट बन रहा है। तो इससे अच्छा है वो खुद को इवेल्युएट करे, टेक चार्ज ऑफ अवर लाइफ।
ये बहुत सिंपल सेंटेंस है, टेक चार्ज ऑफ लाइफ. वी आर नॉट टेकिंग चार्ज ऑफ लाइफ, वी आर जस्ट गेटिंग फैसिनेटेड टुवर्ड्स ऑल द थिंग्स जो दिख रही है. अगर समझो इस मोमेंट ऑफ टाइम पे कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है जहां पे इंसान की कैपेसिटी का अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगे, तो वो कैपेसिटी क्या है? वो मेंटल कैपेसिटी है. मेंटल कैपेसिटी मतलब क्या? कि अगर कोई कठिनाई आती है इस मोमेंट ऑफ टाइम पे, आप लोग भागा दौड़ी करेंगे, आप लोग यहाँ वहाँ जाएंगे, वहाँ पे फिटनेस लगेगा, बिल्कुल ज़रूरी है. लेकिन इस सिचुएशन को डील करने की, लोगों को हील करने की जो ताकत है वो हमारा माइंड देता है. तो इस माइंड को हम किस तरीके से डेवलप कर रहे हैं, माइंड को हम किस तरीके से आगे लेके जा रहे हैं, यही तो हमारा पार्ट है. वेल इसी सवाल और जवाब के माध्यम से एक और सवाल एंड काइंड ऑफ रिक्वेस्ट, खास हमारे पॉडकास्ट में कुछ बेसिक माइंड जिम के अगर आप एक्सरसाइज बता दो तो बहुत अच्छा रहेगा. सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज, बहुत सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज. मैं हमेशा की एक्सरसाइज बताता हूँ. क्या करना है, 4 सेकंड तक श्वास, हमारे श्वास को, हमारे सांस को लेना है ऐसे करके. 4 सेकंड तक लीजिए. लेने के बाद 6 सेकंड तक उसको अंदर रखिए, छोड़ना नहीं है, होल्ड करना है. 6 सेकंड होने के बाद अगले 4 सेकंड को धीरे 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 वही सांस को धीरे धीरे छोड़ना है. 4 सेकंड लेना है, 6 सेकंड रखना है, 4 सेकंड छोड़ना है. हो गए 14 सेकंड. 4 + 6 + 4 14 सेकंड. 1 सेकंड का दूसरे सांस लेने तक 1 सेकंड का एक जो गैप आएगा, आपका 1 मिनट के अंदर सिर्फ आपके 4 सांस हो जाएंगे, 4 ब्रीथ हो जाएंगे. अगर आप 1 मिनट के अंदर सिर्फ 4 ब्रीथ ले रहे हैं, यू आर ऑलरेडी काल्मिंग डाउन योर सेल्फ. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. हर कोई एक्शन में, हर कोई रिएक्शन में, हर कोई रिस्पॉन्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रीदिंग पैटर्न. हम जब गुस्सा करते हैं तो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न देखिए. हमारा जब एंगर ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है तो क्या है? ब्रीदिंग पैटर्न है. तो ऐसे मैं कहता हूं कि अगर 1 मिनट के अंदर 4 हो रहे हैं, तो ऐसे 30 कंटिन्यूस ब्रीथ को आप ले लीजिए, जिसको 7 से 8 मिनट मैक्सिमम लगेंगे. 7 से 8 मिनट में आप कौन सी भी सिचुएशन को नॉर्मल करने की क्षमता रखते हैं. ये बहुत सिंपल है, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते. लोग क्या करते हैं, ब्रीदिंग का क्या है, जो इजी चीजें है ना, मैं हमेशा कहता हूं कि सनलाइट इज वेरी इजी, हमें उसकी वैल्यू कितनी है. बारिश का बरसा हुआ पानी बहुत इजी, वैल्यू कितनी है. या फिर जो एयर है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये तीनों चीज, सनलाइट अच्छा है, या फिर पानी बहुत शुद्ध है, या एयर बहुत अच्छी है, तो इंसान की तबीयत कैसे रहेगी? अच्छी रहेगी. लेकिन इंसान सनलाइट में नहीं जाएगा, लेकिन D3 की टैबलेट जरूर खाएगा. क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि सनलाइट नहीं मिल रहा है. जो अवेलेबल है उन रिसोर्सेस को छोड़ के वो उन सारी चीज़ों के ऊपर काम करता है जो चीज़ें उसको आर्टिफिशियल लेवल पे इमीडिएटली इम्पैक्टफुल लगेंगी. तो ब्रीदिंग इज ए पैटर्न. इस ब्रीदिंग के ऊपर काम कीजिए. ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्रीदिंग को हमें हमारे अंदर के कामनेस को ज़्यादा स्ट्रांग रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है. इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को शुरू कीजिए. सबसे पहले ये तो कीजिए. चलो एक बार मैं यहाँ पर करके देखूं. बिल्कुल देखिए. प्लीज आप मुझे काउंटिंग दो, मैं यहाँ पर ट्राई मैं करता आपको हूँ. बताता जाऊंगा कि आपको कैसे ब्रीथ करना है, कैसे है. होल्ड करना है. ठीक है, ठीक है. कम ऑन. 1 2 3 स्टार्ट. टेक अ डीप ब्रीथ. डीप 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 डीप. नाउ होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट. नाउ रिलीज, 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 रिलीज. Come on. Take a deep breath once again. Deeper, 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 deeper. Now, hold it, hold it, hold it, hold it, hold it, hold it. And now, release, 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 release. है तो बहुत ही सिंपल पर बहुत ही इफेक्टिव है. मतलब दो टाइम एक्सरसाइज करने के बाद में ना आई ऑलरेडी स्टार्टेड फीलिंग यार शांत लग रहा है थोड़ा सा. यही तो है. जो इजीली अवेलेबल है, इंसान उसकी वैल्यू कितनी करता है, ये मैटर करता है. अभी मेरे आपके इस आंसर में आपने एक चीज़ का जिक्र किया, वो था माइंड के स्टेट्स.
तो माइंड के स्टेट्स कितने होते हैं? बेसिकली मुझे 2 सिर्फ़ स्टेट्स मालूम है, जिसे हम कहते हैं अल्फ़ा स्टेट और एक होता है थीटा स्टेट। इसके अलावा भी कोई स्टेट्स होते हैं? सो ये ब्रेन वेव्स की स्टेट होती हैं। जैसे आपने कहा कि आपको गामा या फिर अल्फ़ा के बारे में पता है, तो वैसे ही है कि गामा, बीटा, अल्फ़ा, थीटा, डेल्टा ये सारे ब्रेन वेव्स के हैं। इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी भी की जाती है, जैसे 0.5 टू 4 हर्ट्ज़ तक, 4 से लेके 8 तक, 8 से लेके आगे 13 तक। तो हम अगर कहें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर एक माइंड की जो स्टेट है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव माइंड, सबसे ज़्यादा एनर्जाइज माइंड से लेके सबसे ज़्यादा शांत माइंड, काम माइंड, या फिर जब हम नींद में होते हैं वहाँ तक की वो स्टेट्स होती है। हर माइंड, हर स्टेट में माइंड अलग अलग लेवल के रिस्पॉन्स देता है। जैसे हमें अगर ऑफिस में कुछ प्रेजेंटेशन करना है, उस प्रेजेंटेशन के लिए हमारे माइंड की स्टेट अलग रहेगी। या अगर हमें समझिए कि बहुत ज़्यादा लेवल पे कुछ आइडियाज़ क्रिएट करनी है, तो आइडियाज़ क्रिएट करने के लिए सबसे हाई एनर्जेटिक माइंड लगेगा, हाई एक्टिव माइंड लगेगा। हम अगर समझो कि नींद आ रही है लेकिन हम इधर सोए नहीं है, तो उस मोमेंट ऑफ टाइम पे हमारी जो माइंड की स्टेट है वो थोड़ी सी ये रहती है, लो रहती है, कम रहती है। तो ऐसे करके 5 स्टेट बने हुए हैं जहाँ पे हम हमेशा माइंड स्टेट्स को डिफाइन करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो माइंड स्टेट्स है, ये हर बार इंसान कैलकुलेट नहीं करता है कि मैं कौन से स्टेट में हूँ। ये टर्म्स टेक्नोलॉजिकल होने के कारण बहुत बार मेरी ये माइंड स्टेट है ऐसे हम बोलते भी नहीं हैं। इसका रीज़न भी है। अगर हम लोग हमेशा ये मान के चले, हम लोगों के पास बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, और बिलीफ सिस्टम से क्या करते हैं कि मेरी अल्फा स्टेट है, मैं अभी इस मोमेंट ऑफ टाइम पे गामा स्टेट में हूँ, मैं अभी डेल्टा स्टेट में हूँ। तो हम लोग ये मान के जब चलते हैं तो उस मोमेंट ऑफ टाइम पे डेल्टा स्टेट में मैं करूँगा ही नहीं, या फिर अल्फा स्टेट में मुझे करना ही है, या फिर गामा स्टेट में मुझे ये करना चाहिए। इसी स्टेट्स को लेके या फिर इसी चीज़ को लेके, इसी थॉट प्रोसेस को लेके इंसान काम करेगा। तो इसलिए हम लोग ईजी लेवल पे या कम्युनिकेशन लेवल पे ये स्टेट्स के बारे में बात नहीं करते। लेकिन हाँ, जो अगर आपने क्वेश्चन पूछा तो ये 5 स्टेट ज़रूर है, जिस 5 स्टेट्स है। 5 स्टेट्स है टोटल। और एक इसको ब्रेन सवाल वेव स्टेट्स बोलते हैं हम और लोग। एक सवाल इसके बारे में, शॉर्ट आंसर भी चल जाएगा इसका। तो अगर आपने जो 5 स्टेट अभी बोले, इसमें जो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम थीटा में हैं, तो उस टाइम हमारा माइंड कैसे रिएक्ट करता है या फिर कैसे काम करता है? अगर आप 5 ही स्टेट का अगर आप ब्रीफ में बता दो तो इट विल बी अमेजिंग। थीटा में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि क्रिएटिव रहता है। क्रिएटिविटी ऑफ माइंड इज़ वेरी वेरी हाई। इन वहाँ पे थीटा वहाँ पे कुछ करना है, बहुत ज़्यादा कुछ करना है। गामा में भी, गामा में आप देखेंगे तो डेल्टा सबसे आखिर में, जो हम लोग कहते हैं कि डेल्टा जो स्टेट है, ये डेल्टा एकदम और एकदम शांत स्टेट है। 0.5 से लेके 4 हर्ट्ज तक ये एकदम शांत स्टेट है जब हम नींद में होते हैं। अल्फ़ा जो स्टेट है, अल्फ़ा स्टेट में हम और एक स्टेप आगे चले जाते हैं। बीटा जो स्टेट है वो अल्फ़ा से और आगे। गामा, थीटा, जब माइंड की इंटेंसिटी कुछ करने की और ज़्यादा बढ़ती है, कुछ ताकत और ज़्यादा बढ़ती है, या फिर उस माइंड को जब हम कह सकें हंगर जब आती है, तो उसके क्रिएटिव आइडिया और ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। क्रिएटिविटी उसकी और ज़्यादा डिफाइन होती है। जहाँ पे क्रिएटिविटी होगी तो वहाँ पे कुछ शो करेगा, माइंड कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। जैसे समझे कि किसी को फिल्म की स्टोरी लिखनी है या किसी को गाना तैयार करना है, उस मोमेंट ऑफ टाइम के माइंड की क्रिएटिविटी है, जो बनाया ही नहीं है गाना, जो अभी तक कभी बना ही नहीं है। गाना बनाएंगे, आप प्रोसेस देखेंगे तो गाना सबसे पहले लिखना पड़ेगा सिचुएशन वाइज। लिखने के बाद उसको उस राइमिक वर्ड में लाना पड़ेगा, उसके साथ वो म्यूजिक देना पड़ेगा, और जो सिंगर रहेगा वो सिंगर जो है वो इन तीनों चीज़ों को मिला के हमारे सामने प्रेजेंट करेगा। फाइनल फिर हम उस गाने को बार बार दोहराएंगे। अगर इन चीज़ों को हम देखें तो इस मोमेंट ऑफ टाइम पे ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि जो क्रिएटिविटी उस स्टेट ऑफ माइंड में चली गई है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। तो हम हमेशा कहते हैं कि स्टेट ऑफ माइंड अगर हम देखें तो ऊपर से नीचे तक है। हाईएस्ट क्रिएटिव माइंड हाईएस्ट लेवल पे हर्ट्स पे वो काम करेगा,
और हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी भी डेवलप करेगा। इसके बारे में एक आखिरी सवाल, मैनिफेस्टेशन की स्टेट कौन सी है? देखिए, साइंटिफिक लेवल पे हम कहें तो मैनिफेस्टेशन की स्टेट बहुत सिंप्लीफाइड पे अल्फ़ा या बीटा पे भी हो सकती है। इसके लिए डायरेक्टली गामा या थीटा पे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा खुद का ये मानना है, मेरे ये कहने से सारे लोग शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मानेंगे भी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैनिफेस्टेशन आखिर है क्या? अगर हम एक चीज़ सच में कुछ चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, या फिर हम लोग कहते हैं कि ये होना चाहिए, तो होना चाहिए, और उसके बाद अगर जोड़ते हैं कि अगर नहीं हुआ तो, या फिर हम कहते हैं कि मुझे ये करना है, लेकिन साथ में अगर सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस आ गया लेकिन, किंतु, परंतु, तो मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। लोग कहते हैं कि मुझे पॉजिटिव सेंटेंस कहने हैं, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में अगर एक छोटा भी बेनिफिट ऑफ डाउट चला जाता है तो वो पॉजिटिव नहीं बनता। तो मैनिफेस्टेशन हर एक स्टेट में क्रिएट हो सकता है। मैनिफेस्टेशन ये सिर्फ उसके लिए सबसे हाईएस्ट प्रोडक्टिव माइंड चाहिए ऐसी बात नहीं है, या हाईएस्ट क्रिएटिव माइंड चाहिए ऐसी बात नहीं है। मैनिफेस्टेशन ये हर पांचों स्टेट में ज़रूर तैयार होगा, और वो तैयार होगा इसलिए क्योंकि वहाँ पे माइंड से आए हुए जो बैकग्राउंड लेवल पे जो एफर्ट्स है कि ये मुझे करना है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे बनाना है, ये मुझे दिखाना है, ये मुझे तैयार करना है, या मुझे ये प्राप्त करना है, हासिल करना है, वो जितने और जितने स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस है उसके चलते मैनिफेस्टेशन बनेगा। मैनिफेस्टेशन लोग क्या करते हैं, लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैनिफेस्ट तो करते हैं, ज़रूर करते हैं, आजकल मैनिफेस्टेशन ये बहुत कॉमन हो गया है। मैनिफेस्टेशन करते हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन करते 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 एक चीज़ पे ये होगा ज़रूर, और एक चीज़ में माइंड में ये भी क्वेश्चन डालते हैं कि अगर नहीं हुआ तो फिर ये होगा ही नहीं। इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ये समझो किसी को भगवान से मिलने की चाह है फॉर एग्जांपल, तो मुझे मेरे भगवान मिलेंगे, किसी ना किसी रूप में मिलेंगे, वो मिलने के लिए वो मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन सच में भगवान है ना, किसी को दर्शन दिया है क्या, या फिर किसी के सामने वो आए हैं क्या, कौन से रूप में आए हैं, ये क्वेश्चन जो है वो आपको मैनिफेस्टेशन लेवल पे नहीं लेके जाएगा। तो हमारा माइंड जो है ना वो मैनिपुलेट करता है, हमारा माइंड हमारे अगेंस्ट भी प्ले करता है रोल, हमारे इंटेलिजेंस के अगेंस्ट वो जरूर जाता है। वो क्या करता है, वो रोकता है, वो रुकाता है, वो क्या करता है, हम हमारे इंटेलिजेंस को वाइजली यूज करने के बजाय क्वेश्चन मार्क लेके अगेंस्ट यूज करते हैं। ये माइंड का सबसे बड़ा रोल है। तो जैसे आपने पूछा कि इसकी स्टेट कौन सी है, तो ये मेरा कहना है कि अगर हमारा इंटेंशन बहुत स्ट्रांग है तो हम हर एक स्टेट में कौन सी भी स्टेट मैनिफेस्टेशन में कर सकते हैं। पॉसिबल है। गाइज, यहाँ पर आपको एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको मैनिफेस्टेशन या फिर सबकॉन्शियस माइंड पर पॉडकास्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ और उस पर काम करने की कोशिश भी करता हूँ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इट्स काइंड ऑफ अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। ओके, आजकल 3 शब्द बहुत कानों पर आते हैं, गिल्ट, वरी एंड एंग्जाइटी। सो सबसे पहले सर, मुझे इन तीनों के बारे में इसका रियल मीनिंग क्या है एज फार एज द साइकोथेरेपी इज कंसर्न्ड, और ये क्यों और किन लोगों को होते हैं? देखिए, गिल्ट, वरी या एंग्जाइटी ये किसी को भी होता है, ऐसा नहीं है कि किसी को, वैसे किसी स्पेसिफिक इंसान को होता है, लेकिन जिसका माइंड सेंसिटिव है, जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, जो एम्पैथेटिक है, ये 4 पथी होती है। एक होती है एपथी, एक होती है एजीपथी, एक होती है सिंपथी, एक होती है एम्पथी। तो ये जो 4 स्टेजेस में, अगर समझो कोई बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक पर्सन है, वो दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली सोचता है, या बहुत ज़्यादा लेवल पे वो, हम कहते हैं कि एम्पैथेटिक लेवल पे जाके उसके शूज़ में जाके खुद को इमेजिन करता है कि उसको क्या लग रहा होगा, तो उसके अंदर गिल्ट ज़रूर आती है। मैंने उससे जो बात की, उस बात से उसको अगर बुरा लगा होगा, अगर लगा है नहीं लगा ये अलग बात है, लेकिन अगर लगा भी होगा तब भी और तब भी उसको वो गिल्ट आएगी। तो यहाँ पे सेंसिटिविटी ऑफ माइंड ये बहुत मैटर करती है। जितना माइंड सेंसिटिव है उतना उसका गिल्ट ज़्यादा आएगा। वरी क्यों डेवलप होती है? वरी डेवलप इसलिए होती है क्योंकि इंसान जो करता है
उस करने के बाद उस करने का जो रिजल्ट है या फिर कॉन्सिक्वेंसेस है उसके बारे में सोचता रहता है, कंटिन्यूसली सोचता रहता है कि अगर समझो मैंने एग्ज़ाम दे दिए, एग्ज़ाम देने तक तुम्हारा रोल था ना, तुम एग्ज़ाम दो, अच्छे से दो, फिर जब तक एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आता तब तक वरी करना है, 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 इससे कुछ नहीं होता। और तीसरी स्टेट अगर एंग्जाइटी के बारे में हम बात करें तो एंग्जाइटी मतलब क्या है, एक बहुत अच्छा वर्ड है माइंडफुलनेस। व्हेन देर इज अ एब्सेंस ऑफ माइंडफुलनेस देर विल बी द प्रेजेंस ऑफ एंग्जाइटी। माइंडफुलनेस मतलब जैसे हम अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं तो हमारा पॉडकास्ट चलते समय हम दोनों ही इसी मोमेंट पे, इसी स्टेज में, इसी स्टेट ऑफ माइंड पे, इसी लेवल पे कनेक्टेड है, तो ये माइंडफुलनेस है। अगर हमारे मन में कुछ और थॉट चल रहे हैं, हमारे माइंड में कुछ और सोच चल रही है, हम बैठे यहाँ पे, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने आईफेल टावर देखा है? हाँ, कैसा दिखता है वो? ऊंचा है, ऊंचा है। और कौन से शेप में है, कैसे शेप में है? टॉवर शेप में। टावर शेप में, ऐसे करके। यस, अभी आपकी आंखें कहाँ हैं? मेरी तरफ। लेकिन आपकी आंखों में क्या दिख रहा पर है? मैं सोच रहा हूँ आईफेल आईफेल टावर टावर के की। बारे ये में। कैपेसिटी किसकी है? माइंड माइंड की है। माइंड की। तो माइंडफुलनेस जब भूलता है तब वो क्या करता है, तब वो कंटिन्यूस लेवल पे कुछ ना कुछ चीज़ें, एंग्जाइटी लेवल पे, ये नहीं हुआ तो वो नहीं होता हुआ तो, क्योंकि माइंड की क्या पैटर्न, हम अगर कह सके कि माइंड का पैटर्न क्या है कि माइंड हमेशा सर्वाइवल मोड पे रहता है। सर्वाइवल मोड क्या है कि उसका जब सेफ जोन कहीं पे अफेक्ट होता है तब उसको सर्वाइवल मोड का क्वेश्चन मार्क डेवलप होता है। उसका सेफ मोड अगर कहीं पे भी जाके किसी भी चीज़ से लेके, अगर समझो किसने बोल दिया, अगर गाड़ी चलाते समय किसी को अगर छोटा धक्का लग गया और वो बोला तू रुक यहाँ पे, तू रुक, मैं लोगों को लेके आता हूँ, और हम लोग डर के चले जाते हैं बहुत कॉमन सीन है ये। कि ये पीछे से अगर आ रहा है नहीं आ रहा है करके, या फिर किसी ने धमकी दे दिया कि हो गया, तो ये जो माइंड है ये सर्वाइवल मोड पे चला जाता है, उसका सेफ जोन जो है वो अफेक्ट हुआ है। तो उसके माइंड में थॉट क्या आएंगे कि कोई आया तो, किसी ने मुझे हार्म किया तो, किसी ने मुझे मारा तो, किसी ने ये किया तो, वो किया तो ये एंग्जाइटी डेवलप करता है। तो माइंडफुलनेस में ना हमें पास्ट के बारे में सोचना है, ना हमें फ्यूचर के बारे में सोचना है, न पास्ट एक्सप्रेशंस के बारे में या पास्ट इंप्रेशंस के बारे में हमें बहुत ज़्यादा समय तक लेके जाना है, या फिर फ्यूचर इंप्रेशंस के बारे में, या फिर फ्यूचर आने वाली चीज़ों के बारे में हमें झांक के देखना है। इंसान क्यों तकलीफ में आता है? क्योंकि वो दोनों चीज़ों में अटका हुआ है। राइट। पास्ट से वो क्या लेगा, एक्सपीरियंस लेगा, फ्यूचर में वो एक्सपीरियंस चाहिए नहीं चाहिए, इसके बारे में सोचते 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 वो अभी का प्रेजेंट मोमेंट जाएगा। हम इतने अनसर्टन लाइफ में जी रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि लाइफ कितनी है, हमें यही नहीं पता है ज़िंदगी में हम लोग आगे कितना जीने वाले हैं। कोई भी, जैसे हम कहते हैं कि आने वाला हर इंसान जाने वाला है कभी ना कभी, तो जितनी उसकी लाइफ है, लेकिन हम लोग इतने ज़रा प्लानिंग मोड में हैं, मैं इस समय ये करूँगा, उस समय वो करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। इस मोमेंट को तो जी भाई, इस मोमेंट में तो रहे, इस मोमेंट को तो जीना सीख ले। इस मोमेंट को अगर तुमने कैप्चर कर दिया, जैसे आज की जो तारीख है, इस तारीख के इस समय को हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो ये मोमेंट नहीं आएगा, ये तारीख अगले साल वापस आएगी, ये समय शायद Moment कल भी वापस आएगा, लेकिन ये मोमेंट जो है 2025 साल का ये जो मोमेंट है ये वापस नहीं आएगा, 2026 में आएगा, 2027 में आएगा, ये मोमेंट नहीं आएगा। इफ यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मोमेंट, दिस टाइम, देन यू विल स्टार्ट लिविंग एंड लविंग द लाइफ। लेकिन हम लोग गिल्ट, वरी, एंग्जाइटी, ये ट्रायंगल में अटके हुए हैं। अगर यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा जो कि मुझे अभी अभी जस्ट रियलाइज़ हुई है कि इन 3 शब्दों को, या अगर 3 मेंटल प्रॉब्लम्स को अगर डील करना है तो मतलब क्या कहा, गिल्ट, वरी एंड एंग्जाइटी, माइंड जिम काफ़ी काम आ सकता है यहाँ पर, राइट? बिल्कुल आ सकता है। जैसे माइंड जिम में जैसे हमने एक्सरसाइज का पार्ट किया तो वो तो है ही, लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ कि हम हमारे खुद के बारे में जब सॉल्यूशन देते हैं या खुद के बारे में जब हम लोग कोई भी आंसर ढूंढते हैं तो हम लोग रैशनल नहीं होते। अगर मुझे आपको कुछ बताना है, मुझे आपको कुछ समझाना है, तो मैं रैशनली बता पाऊँगा। सेम पार्ट विल कम टू यू। अगर आपको मुझे कुछ बताना है तो आप इजीली मुझे बता पाएंगे। बट द सेम सिचुएशन जिससे हम जा रहे हैं उसमें अगर हमें खुद को बताना है तो वहाँ पे शायद हम लोग रैशनल नहीं होते, क्योंकि हमारा माइंड दोनों स्टेज में जाएगा।
ये हुआ भी तो, नहीं हुआ तो भी, मिला तो भी, ना मिला तो भी, ऐसा हुआ तो भी, वैसा तो भी। तो इस रैशनल गाइडेंस के लिए हमें एक्सपर्ट की या कंसल्टेंट की या काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। तो यू कैन स्टार्ट बेसिक थिंग फ्रॉम योर होम, दैट इज़ ट्रू, बट स्टिल इफ़ यू थिंक दैट यू आर स्टक, यहाँ पे आपको बिन दिक्कत, बिन किसी भी झिझकाए हुए आपको आना है, बात करनी है, और बात करते करते आपका सॉल्यूशन फाइंड करना है। जब हम लोग थेरेपीज देते हैं, थेरेपीज मतलब कि हम लोग कोई दवाई नहीं देते, हम लोग कोई मेडिसिन नहीं देते, हम लोग सिर्फ बिहेवियरल थेरेपीज के ऊपर काम करते हैं। रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, यहाँ पे रैशनल भी आ गया, इमोशंस भी आ गए, बिहेवियर पार्ट आ गया, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, राइट राइट। तो ये बिहेवियर पार्ट आ गया। इस बिहेवियर को ये ऊपर ही हम लोग काम करते हैं। अमेजिंग अमेजिंग। तो एक्चुअली सर हम अभी पॉडकास्ट के काइंड ऑफ अंत तक आ चुके हैं। तो एक सवाल जो कि एक्चुअली मैं पहले पूछना चाह रहा था पर अब पूछता हूँ कि आपके हिसाब से इंडिया में टॉप 5 मेंटल इलनेस कौन से हैं, देखिए इसे टॉप जो कि आपका जो एक्सपीरियंस अब तक का रहा है उसमें? देखिए मैंने बहुत सारे सुसाइडल अटेम्प्ट केसेस जो है वो भी सॉल्व किए हैं। मैंने बहुत सारे लेवल पे लोगों के माइंड स्टेट को इम्प्रूव करने के लिए काम किया है। वैसे मेंटल इलनेस नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जैसे फ्रस्ट्रेशन ये पार्ट है, डिप्रेशन ये जो पार्ट है, या फिर डिसअपॉइंटमेंट जो पार्ट आता है, या फिर एक्सपेक्टेशन पूरी न होने के कारण बहुत सारी चीज़ें लोग अपने अंदर ही कुछ ना कुछ चीज़ें, सेल्फ टॉक जो होता है उनका, वो बहुत ज़्यादा लेवल पे डिफ़िकल्ट बनाते हैं। या फिर हमेशा कंपैरिजन करके जो चीज़ नहीं है उन चीज़ों को लाने की कोशिश करते हैं और उसी इमोशनल कन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स इंसान के बारे में बहुत है। हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? हमारे पास ग्रैटिट्यूड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, हम आँखों से देख रहे हैं, हम कानों से सुन रहे हैं, हमारा नोज़ है वो कंटिन्यूसली सांस ले रहा है, हमारे हाथ पैर चल रहे हैं। हमें ग्रैटिट्यूड है क्या इन चीज़ का? दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, वी ऑलवेज टेक दिस थिंग्स फॉर ग्रांटेड। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं। तो हमारे पास जो चीज़ें हैं उसका ग्रैटिट्यूड कितना है हमारे पास? अगर ग्रैटिट्यूड नहीं है तो इंसान हमेशा और हमेशा जो चीज़ नहीं है उसके ही पीछे जाएगा। लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कब आता है कि मैंने कुछ किया है उसका मुझे सेटिस्फेक्शन है, मैंने अच्छा किया है, बुरा किया है, सही किया है, गलत किया है, राइट किया है, रॉन्ग किया है, ये जब वो इवैल्यूएशन प्रोसेस में जाएगा तब उसको तकलीफ होगी। राइट। लेकिन मैंने कुछ किया है, समझो मैंने किसी भूखे को खाना खिलाया है, तो खाना खिलाना ये बहुत ज़रूरी था। फिर इसमें मैंने जलेबी खिलाई या फिर फाफड़ा खिलाया या फिर ढोकला खिलाया या ये नहीं खिलाया। कभी कभी लोग मेरे पास आते थे, वो कहते थे कि मैंने एक भिखारी को 100 रुपये दे दिए। मैंने कहा हाँ तो बोले देखा मैं बहुत ज़्यादा दानशूर हूँ, मैं जनरस हूँ। तो मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन हम कभी कभी होटल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा टिप भी दे देते हैं, तो शायद भिखारी को 100 रुपीज़ देना ये तो सही बात हो भी सकती है। लेकिन हमारे लाइफ में ग्रैटिट्यूड उन चीज़ का भी होना चाहिए कि हम लोग ये कर सकते हैं, किसी को हम दे सकते हैं, इसके लिए भी हमें ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। मतलब आप उस भिखारी को 100 रुपए दे सके, आपके लिए पैसा है, इसका ग्रेटिट्यूड करेक्ट, रखो आप। कि हम लोग कुछ कर सके, हम शायद निमित्त हो सके उन लोगों का फैसिलिटेशन करने के लिए। हमें शायद ऊपर वाले ने इतनी ताकत दी है कि हम किसी के काम आ पाए, किसी की मदद कर सके। तो ये जो ग्रैटिट्यूड है, ये ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करना, ये भी माइंड जिम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम देखें कि इलनेस, मैं अगर कहूँ कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है या प्री ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है या बाइपोलर डिसऑर्डर्स है या फिर फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, इन सारी टेक्निकल चीज़ों से जाने से पहले हम लोग इतना सोचें कि हमारे पास जो चीज़ है उन चीज़ों की एक्नॉलेजमेंट हमारे पास कितनी है, और जिन चीज़ों की एक्नॉलेजमेंट है उसके लिए हमारे पास ग्रेटिट्यूड कितना है। अगर इंसान सबसे पहले इस फॉर्मेट में आ जाए तो मेरे ख्याल से बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स या इश्यूज है वो सॉल्व हो सकते हैं। मतलब मैं भी यही मतलब आप अगर मेरी बात करूं तो मतलब आप अच्छे कपड़े पहन सकते हो, इसका भी ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए यार। बिल्कुल। लोगों के पास ढंग के कपड़े नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको एक बता दूं कि हमारे शरीर के अंदर
कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है, भगवान ने कोई भी चीज़ हमें एक्स्ट्रा नहीं दी है। जितनी भी चीज़ें हैं ना, उतने एकदम सटीक तरीके से दी है और एकदम जगह पे दे दी है। तो अगर हमारे पास सब कुछ है ना, तो उसका ग्रेटिट्यूड मानिए। हम लोग अच्छा कुछ खा सकते हैं, अच्छा कुछ पहन सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, हंस सकते हैं, बात कर सकते हैं। हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ हमारे जीवन का एक स्मॉलेस्ट कंट्रीब्यूशन पार्ट भी कर सकते हैं। वी शुड हैव दैट काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड इन आवरसेल्फ। दैट वाज हैवी, लिटिल हैवी। पर एक यहाँ पर आज के पॉडकास्ट के साथ हम एक चीज़ और शुरू करने जा रहे हैं। मैं हर एक गेस्ट को उनका फेवरेट कोट पूछूंगा एवरी पॉडकास्ट के अंत में। सो आपका फेवरेट कोट कौन सा है जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको एक वो आगे जाने की शक्ति देता है? वो कौन सा थॉट है, कौन सा कोट है जो आप हमेशा आपके दिल में रख कर चलते हो? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग एंड दैट्स व्हाई नथिंग इज परमानेंट। Change is the only constant thing and nothing is permanent. On this note guys, हम एक्चुअली अभी फाइनली आ चुके हैं इस पॉडकास्ट के अंत तक। अंत मैं नहीं करना चाहता, पर करना पड़ेगा क्योंकि सर को भी जाना है और हमें भी टाइम का थोड़ा सा लिमिट है यहाँ पर मैं डेफिनेटली यहाँ पर वादा करता हूँ आपसे कि सर को वापस एक बार मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि बहुत से ऐसे टॉपिक है जो कवर नहीं किए हमने, क्योंकि आगे भी जाना है ना, इसलिए। पर जाने से पहले सर, थैंक यू अलॉट। माय प्लेजर। आप यहाँ पर आए और इट वाज रियली प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत से ऐसी चीज़ें माइंड के बारे में हमको आज पता चली, और ये भी पता चला कि एक सिंपल एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके आप अपने माइंड को कैसे काम डाउन कर सकते हो विद इन अ मिनट। बिल्कुल। तो उसके लिए आई एम एब्सोल्युटली एंड टोटली ग्रेटफुल टू यू। एंड गाइज, अगर आपके कुछ सजेशंस है तो मेरे इंस्टा हैंडल और मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ कमेंट और ईमेल लिखो ताकि मैं आने वाले पॉडकास्ट में आपके सजेशंस इंक्लूड कर सकूँ। ऑन दिस नोट गाइज, इस पॉडकास्ट का मैं करता हूँ यहाँ पर एंड। सर को जाने से पहले वापस एक बार वो करते, थैंक यू, धन्यवाद सर। धन्यवाद। और मैं आपको मिलता हूँ अगले पॉडकास्ट में। अंटिल देन, चाओ।